करेंगे रांची का, जहां रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय बजट सत्र से रांची लौटने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2022 और 2023 आजादी के अमृतकाल का बजट सत्र रहा है। जो बजट पेश किया गया है वो क्रांतिकारी और नए भारत की तकदीर गढ़ने में मददगार है। बजट आजादी के 100वें वर्ष पर देश की एक नई तस्वीर दिखेगी। इस बजट के जरिए हर क्षेत्र की उन्नति के लिए पहल की गई है। जहां संजय सेठ ने आगे बताया कि बतौर सांसद वो लोकसभा सत्र के पहले और बाद में सदन में उनके द्वारा निभाए गए दायित्वों को जनता के सामने रखना पसंद करते रहे हैं। बजट का रूप बदल गया और इस बार का बजट आगामी 25 साल को देखते हुए, जब हम अभी तो आजादी के 75वें साल मना रहे, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तो दुनिया का सबसे सशक्त आर्थिक रूप में, सैनिक क्षेत्र में, हर मायने में दुनिया का सबसे एक नंबर कह सकते हैं कि भारत होगा, सशक्त भारत, और जिसकी कल्पना एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। वहीं बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को अब हटा लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी साझा की ट्वीट के जरिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थितियों की आज की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। तो देश भर में लगातार कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी बानगी अब बिहार में भी देखने को मिली, जहां नीतीश कुमार ने इस बात की खुद जानकारी दी कि इस तरह से बिहार में जो मामले पहले सक्रिय हो रहे थे अब वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बिहार में तमाम तरह की जो गाइडलाइन थी या प्रतिबंध थे वो लगाया गया था। इसमें नाइट कर्फ्यू भी जारी था, स्कूलों को बंद कर दिया गया था और अब उन्हीं स्कूलों को एक बार फिर खोला जा रहा है। और इसके साथ ही जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से, वो एक नई गाइडलाइन जारी कर अब उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। यानी कि नाइट कर्फ्यू तो लागू रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम एहतियाती कदम है वो यहां उठाए जाएंगे। अब ऐसे में 14 फरवरी से एक नई गाइडलाइन यहां पर जारी होगी, जिसकी जल्द ही जानकारी यहां पर दी जाएगी प्रशासनिक अमले की तरफ से। लेकिन नीतीश सरकार ने फिलहाल ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दे दी है कि जो प्रतिबंध यहां पर अब तक कोरोना काल में लगाए गए थे उसको अब हटा दिया जा रहा है। और ऐसे में अब बिहार में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर विवेक रंजन संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, कोरोना के आंकड़े लगातार देश भर में घटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी बिहार में भी देखने को मिली और अब ऐसे में जो तमाम प्रतिबंध है उन्हें हटाने की बात नीतीश सरकार कर रही है, इसके अलावा क्या जानकारी? जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से बिहार में कोरोना की रफ्तार जो तीसरी लहर में धीमी पड़ी है, उसके बाद बिहार सरकार ने ये एक्शन लिया है। उन्होंने सारे डीएम से सारे समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 14 तारीख के बाद सारी पाबंदियां को हटा दी जाए। लेकिन उन्होंने सारे लोगों से अपील भी किया है कि मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। और जहां तक की बात हो गई कि सारे डीएम ने भी को आदेश दिया गया कि आपके क्षेत्र में अगर कोरोना के उस तरीके से आंकड़ा बढ़ती है तो आप वहां पे खुद अपने निर्णय लगाकर वहां पे किसी भी प्रकार का चाहे कर्फ्यू चाहे लॉकडाउन की स्थिति बने तो उस अपने जिला को ही किया जाएगा। ऐसे में लेकर जो स्विमिंग पूल और स्कूल कॉलेज की जो बात हो रही थी 8वीं क्लास के बच्चे लोग का भी, तो 8वीं क्लास के बच्चे लोग के ऊपर वाले को भी अब 50% तक मिली थी कि 50% तक 8वीं क्लास के बच्चे लोग को खुलेगा, लेकिन अब 100% तक कर दी गई है। 100% तक पूरे स्कूल खुलेंगे। जी बिल्कुल विवेक, तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो तो वाकई में बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की जो गिरावट है वो अभी देखी जा रही है, लेकिन कोरोना अभी बीच में से गया नहीं है। इस बीच तमाम तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई। अब स्कूली बच्चे एक बार फिर लौटेंगे तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रौनक वापस लौटेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था अब आगे की जाएगी कि कोविड गाइडलाइन का पालन बच्चे कर सके? कॉलेज हो या स्कूल को सभी लोगों का दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि वहाँ पे आप अपने कॉलेज और जो स्कूल है उसका सैनिटाइजेशन करवा कर ही बच्चे लोगों का आने दिए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का लहर देश में बरकरार था, उसके बाद जो तीसरी लहर जो थी उसे थमी, उसके बाद अब सरकार ने
फैसला लिया है कि सारे को स्कूल को खोल दिया जाए और स्कूल कॉलेज जैसे निर्धारित से चलती थी उसी तरीके से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि 2 साल में बच्चे लोगों का काफी जो मानसिक पे भी जोर पड़ा है। उसके बाद से बिहार सरकार ने बिहार में फैसला लिया है कि अब पूरी तरीके से स्कूल कॉलेज को खोल दिया जाए और बच्चे लोग को पेरेंट्स से भी अपील किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला है और अब ऐसे में जो गाइडलाइन अब जारी की जाएगी स्कूल या कॉलेज या तमाम जो एहतियाती कदम उठाए जाएंगे वो उसमें महत्वपूर्ण देखना यही रहेगा विवेक कि किस तरह से अब उन निर्णयों पर अमल किया जाता है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा वीरूपुर थाना प्रभारी पर जमकर बरसे। दरअसल सरस्वती पूजा के अवसर पर अश्लील गानों को लेकर अपनी भड़ास भी निकाली गई। वहीं लोगों ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मंच के कार्यकर्ता पर तो एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन निर्दोष लोगों को थाना प्रभारी ने निशाना बनाया था। वहीं इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासन को जमकर सुनाई और कई थानेदार को सस्पेंड करने की बात भी कही। रहा है नक्सलाइट उग्रवादी को संज्ञान में लिया जाएगा, यहाँ गंभीरता से कार्रवाई हो गया। इससे कमजोर आदमी लखीसराय ऐसे भी अपराधियों का घर रहा है, नक्सलाइट उग्रवादी का घर है और इस क्षेत्र में सक्षम और ईमानदार लोगों की जरूरत है। वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ बाजार के दुर्गा चौक पर 30 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेटों ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सभी वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। बता दें कि एएनओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर मधुलता शुक्ला के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाया गया और इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने राह चलते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के फायदे और कायदे कानून और सड़क यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों, बाजार के दुकानदारों को मास्क पहनने के लिए अपील की गई है। अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाकर चले, क्योंकि जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उस स्थिति को देखकर ये लगता है कि सबको मास्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मतलब जो जेंट्स हैं जो जिनका एक्सीडेंट होता है उनके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हाँ, और जो 4 व्हीलर गाड़ी है जैसे 4 पहिया, उनके लिए वो सीट बेल्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सुरक्षित रहें, अपने खुद भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। हमारे यहाँ तो बहुत लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऊपर से आदेश ये आया है कि जितने भी 4 व्हीलर वाले हैं या 2 व्हीलर वाले हैं, तो 4 व्हीलर वाले अपना सीट बेल्ट पहने और 2 व्हीलर वाला अपने जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट ज़रूर पहने। जी, हम लोग का यही मेन मकसद है, सड़क सुरक्षा अभियान, इसीलिए हम लोग चला रहे हैं। कि बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग ऐसे हैं जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नियम का पालन भी कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों से धन्यवाद है। लेकिन जो अगर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों से यही अपील है कि कृपया आप लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहने। वहीं बिहार सरकार के मंत्री पिछले 2 दिनों से मधुबनी दौरे पर रहे हैं, जहां मधुबनी जिला में चल रहे बिहार सरकार की सभी योजना का निरीक्षण किया जा रहा है। और इस दौरान आज मंत्री संजय झा ने जयनगर प्रखंड और कमला तटबंध का शिलान्यास किया। साथ ही कमला नदी पर बन रहे बैराज का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जहां मिथिलांचल की जनता का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान खासकर मधुबनी और दरभंगा पर ज्यादा है। अगर मधुबनी से 8 सीट गठबंधन को नहीं मिलती तो सरकार ही नहीं बन पाती। उन्होंने बैराज के निर्माण को भी समय करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल में बैराज का निर्माण कार्य करवा लिया जाएगा। हर वर्ष भारी वर्षापात होने के कारण जीवा, घुर्मी, लोहजार एवं मैनावती नदियों के कमला में प्रवाहित होने से बाढ़ की प्रलयकारी प्रभाव के कारण नेपाल एवं भारतीय भूभाग में भारी तबाही होगी। इस काम के हो जाने से भारत सीमा पर लगभग 5000 हेक्टेयर फसल सहित 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र एवं 50,000 आबादी को सुरक्षित किया जाएगा। ये दोनों टैग हो जाएगा। साथ ही जयनगर शहर एवं भारत सीमा से सटे नेपाल के सिरहा एवं धनुषा जिले के बड़े भूभाग, इसमें ग्राम इनरवा, मरार भी शामिल है।
वहीं पिछले 9 फरवरी को रोहतास जिले के ढेरी नगर थाना क्षेत्र के निकट स्थित 150 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक प्राचीन धूप घड़ी के प्लेट की हुई चोरी मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है और चोरी हुए ऐतिहासिक प्राचीन धूप घड़ी के प्लेट की बरामदगी पुलिस ने कर ली है। जहां पुलिस ने ढेरी के शहर के कबाड़ी दुकान के समीप से पुलिस ने धूप घड़ी की प्लेट सहित एक चोर को भी धर दबोचा। बताया ये भी जा रहा है कि ढेरी शहर के मोहन बिगहा स्थित एक कबाड़ी की दुकान के पास बाइक सवार चोरों द्वारा चोरी हुए धूप घड़ी की प्लेट की बिक्री करने पहुंचे। तभी पुलिस ने धूप घड़ी की प्लेट के साथ बाइक सवार चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। फरवरी की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा डेहरी में जो एनिकट है उसके स्थित ऐतिहासिक प्राचीन धूप घड़ी का शंकु को चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में डेहरी नगर थाना कांड संख्या 63/22 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। यह काफ़ी संवेदनशील मामला था जिसको काफ़ी गंभीरता से रोहतास पुलिस के द्वारा लिया गया तथा इस चोरी की गई जो ऐतिहासिक धूप घड़ी का शंकु है उसको बरामद करने के लिए तुरंत सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा वहां पर पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां बिहार के बगहा के शिकारपुर थाना क्षेत्र में छेड़खानी से तंग आकर एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग को घर में अकेली पाकर युवक ने ये छेड़खानी की। लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लड़की को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद नाबालिग ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। रखई में एक आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।